हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ONR 002 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ जिसका टाइटल है जल विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर्स के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 तक का लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नो जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ONR 002 जल विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगी और हर आंसर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी होता क्या है। इसमें हम पढ़ते हैं कि पानी कहाँ से आता है, कैसे धरती पर घूमता है, कैसे नदियों, झीलों और भूजल में पहुँचता है और इंसान उपयोग इसका कैसे करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हाइड्रोलॉजी हमें पानी की पूरी जर्नी समझाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वर्षण का अर्थ है वायुमंडल से जल का पृथ्वी की सतह पर गिरना। वर्षण के मुख्य रूप वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि होते हैं। वर्षा सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें जल की बूंदें बादलों से गिरती है। हिमपात ठंडे क्षेत्रों में होता है जहां जल बर्फ के रूप में गिरता है। ओलावृष्टि में बर्फ के छोटे छोटे कठोर गोले गिरते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रक्रिया के आधार पर वर्षण को संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक वर्षा और चक्रवाती वर्षा में भी बांटा जाता है। संवहन वर्षा गर्म क्षेत्रों में, पर्वतीय वर्षा पहाड़ के कारण और चक्रवाती वर्षा निम्न दाब प्रणालियों से होती है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन होता क्या है। जब बादलों से पानी या बर्फ़ धरती पर गिरती है उसे हम वर्षण कहते हैं। इसकी 3 मुख्य रूप होते हैं। पहला, वर्षा यानी रेन, इसमें बादलों से पानी की बूंदें गिरती है। ये वही नॉर्मल बारिश है जो हम बरसात के मौसम में देखते हैं। दूसरा है हिमपात यानी स्नोफॉल। ये ठंडे इलाके जैसे हिमाचल, कश्मीर या हिमालय में होता है। यहाँ पानी की जगह बर्फ़ गिरती है। तीसरा है ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म। इसमें आसमान से बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरते हैं जिन्हें हम ओले कहते हैं। ये फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब प्रोसेस के हिसाब से भी वर्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संवहन वर्षा। गर्मी के दिनों में धरती बहुत गर्म हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी होकर बादल बनाती है और फिर बारिश हो जाती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। जब समुद्र से आने वाली नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराती है तो ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश कर देती है। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। जब किसी जगह कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो चारों तरफ की हवा वहां आती है और तेज़ बारिश होती है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा तीव्रता क्या है, इसे वर्गीकृत कीजिए। वर्षा तीव्रता वह दर है जिससे किसी निश्चित समय में वर्षा होती है। इसे सामान्यतः मिलीमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। वर्षा तीव्रता का उपयोग बाढ़, अपवाह और जल प्रबंधन के अध्ययन में किया जाता है। वर्षा तीव्रता को 3 वर्गों में बांटा जाता है। हल्की वर्षा वह होती है जिसमें कम मात्रा में पानी धीरे धीरे गिरता है। मध्यम वर्षा में पानी की मात्रा अधिक होती है और समय कम लगता है। तीव्र या भारी वर्षा में बहुत कम समय में बहुत अधिक पानी गिरता है जिससे जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है और नुकसान बढ़ता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। वर्षा तीव्रता का मतलब
होता है कि किसी निश्चित समय में कितनी बारिश हुई, इसे मिलीमीटर पर हार में नापते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है हल्का बारिश, इसमें धीरे धीरे कम पानी गिरता है। दूसरा है मध्यम वर्षा, इसमें हल्का वर्षा से ज़्यादा पानी गिरता है। तीसरा है तीव्र या भारी वर्षा, इसमें बहुत कम समय में बहुत अधिक पानी गिरता है, जिससे जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर 1 घंटे में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हो तो उसे हल्का वर्षा कहेंगे, और अगर 1 ही घंटे में मूसलाधार बारिश हो जाए तो उसे भारी वर्षा कहेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहाड़ की रचना और महासागर से निकटता वर्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? व्याख्या कीजिए। पहाड़ की रचना और महासागर से निकटता वर्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। पहाड़ों के सामने से आने वाली आर्द्र पवनें ऊपर उठती है, ठंडी होती है और संघनन के कारण वर्षा करती है, जिसे ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। पवन विमुख ढाल पर वर्षा कम होती है। महासागर के निकट क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे आर्द्रता बढ़ती है और नियमित वर्षा होती है। समुद्र से दूर क्षेत्रों में नमी कम होने से वर्षा घट जाती है, इसलिए पहाड़ और समुद्र दोनों वर्षा के वितरण और मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह प्रभाव स्थानिक जलवायु को बदलता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले पहाड़ की बात करते हैं। समुद्र से जो हवा चलती है उसमें बहुत नमी होती है। जब यह हवा पहाड़ों से टकराती है तो ऊपर उठ जाती है। ऊपर जाकर हवा ठंडी हो जाती है और बादल बनकर बारिश कर देती है। इसी को पर्वतीय या ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ हवा में नमी कम बचती है, इसलिए वहाँ बारिश भी कम होती है। अब बात करते हैं समुद्र की। जो जगह समुद्र के पास होती है वहाँ हवा में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। और जो जगह समुद्र से बहुत दूर होती है वहाँ नमी कम होती है और बारिश भी कम होती है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाह जल को परिभाषित कीजिए। वाह जल को प्रभावित करने वाले जलवायवीय कारकों का वर्णन कीजिए। वाह जल वह जल है जो वर्षा के बाद भूमि सतह पर बहकर नालों और नदियों में पहुंचता है। वह जल को प्रभावित करने वाले जलवायवीय कारकों में वर्षा की मात्रा, तीव्रता और अवधि प्रमुख है। तापमान वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, जिससे बहाव बदलता है। पवन की गति वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा की संभावना बढ़ती है। भूमि का ढाल, वनस्पति आवरण और मृदा की स्थिति भी वाह जल को बढ़ा या घटा सकती है। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से अपवाह की मात्रा और समय बदलता रहता है, क्षेत्र विशेष में स्पष्ट रूप से। तो चलिए अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं। वाह जल वो जल है जो बारिश के बाद भूमि की सतह पर बहते हुए नालों, नदियों और अन्य जल स्रोतों तक पहुंचता है। इसके जलवायवीय कारक है वर्षा की मात्रा, तीव्रता और अवधि प्रमुख कारण है। इस प्रश्न में आप यह याद रखिएगा कि वह जल वो जल है जो वर्षा के बाद भूमि की सतह पर बहते हुए नालों और नदियों में पहुंचता है, और इसके जलवायवीय कारक वर्षा की मात्रा, तीव्रता और अवधि। तापमान वाष्पीकरण और प्रभावित करता है। पवन वर्षा के वितरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। आर्द्रता वर्षा की संभावना बढ़ाती या घटाती है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चक्रवाती वर्षा क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं लिखिए। चक्रवाती वर्षा वह वर्षा है जो निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न चक्रवातों से होती है। इसमें गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है और भारी वर्षा कराती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं हैं तेज हवाएं, अत्यधिक वर्षा, निम्न दाब केंद्र, बादलों का घना समूह और तूफानी मौसम। ये चक्रवात महासागरों के ऊपर बनते हैं।
और तटीय क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डालते हैं। इनके कारण बाढ़, तटीय कटाव और जनजीवन में भारी बाधा उत्पन्न होती है। पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित अवसंरचना से क्षति कम की जा सकती है। समुद्री तापमान वृद्धि जोखिम बढ़ाती है, अक्सर काफ़ी तेज़ी से। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चक्रवाती वर्षा क्या है। चक्रवाती वर्षा वह वर्षा होती है जो निम्न वायुदाब के कारण बनने वाले चक्रवातों से होती है। इसमें गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, ठंडी होकर बादल बनती है और फिर तेज़ वर्षा होती है। ऐसा समझिए, जब किसी क्षेत्र में हवा का दबाव कम हो जाता है तो चारों तरफ से हवाएं उस जगह की ओर आने लगती है। ये हवाएं घूमते हुए ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं और फिर तेज़ बारिश होने लगती है। इसी को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, औसत वर्षा आकलन की समर वर्षण विधि का वर्णन कीजिए। समर वर्षण विधि औसत वर्षा आकलन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें समान वर्षा वाले क्षेत्रों को रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें समवर्षण रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि वर्षा मान लिया जाता है। फिर सभी क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अनुसार भारित औसत निकालकर पूरे क्षेत्र की औसत वर्षा ज्ञात की जाती है। यह विधि वर्षा के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से दर्शाती है और जल संसाधन योजना में उपयोगी मानी जाती है। मानचित्र और स्टेशन डेटा और अनुभव इसकी सटीकता बढ़ाते हैं। विशेषकर पर्वतीय तथा विषम क्षेत्रों में यह व्यापक उपयोग पाती है। व्यावहारिक, विश्वसनीय, सरल तरीका। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। समवर्षण विधि औसत वर्षण की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें समान वर्षा वाले क्षेत्रों को रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें समवर्षण रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि वर्षा मान लिया जाता है। फिर सभी क्षेत्रों क्षेत्रफल के अनुसार भारित औसत निकालकर पूरे क्षेत्र की औसत वर्षा ज्ञात की जाती है। फिर हमारा 7th क्वेश्चन है, जल के प्रमुख भौतिक गुणों की चर्चा कीजिए। जल के प्रमुख भौतिक गुणों में रंग, गंध, स्वाद, तापमान, घनत्व और श्यानता शामिल है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तापमान जल की गुणवत्ता और जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। घनत्व तापमान के साथ बदलता है। श्यानता प्रवाह को नियंत्रित करती है। सतही तनाव बूंदों के निर्माण में सहायक होता है। विद्युत चालकता घुलित लवणों की उपस्थिति दर्शाती है। ये गुण जल उपयोग, उपचार और पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, कठोरता और गंध नियंत्रण भी देखे जाते हैं। मापन से गुणवत्ता निर्णय संभव होते हैं। सुरक्षित आपूर्ति, स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, निगरानी और मानक अनुपालन महत्वपूर्ण। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जल के प्रमुख भौतिक गुणों को इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं। तो भौतिक गुण का मतलब होता है कि हम जल को देखकर या मापकर उसकी कौन कौन सी विशेषताएं जान सकते हैं। जल के प्रमुख गुण हैं रंग, गंध, स्वाद, तापमान, घनत्व और श्यानता। सबसे पहले बात करते हैं रंग, गंध और स्वाद की। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अगर पानी में रंग, बदबू या अजीब स्वाद हो तो इसका मतलब है कि उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है। अब बात करते हैं तापमान की। जल का तापमान उसकी गुणवत्ता और उसमें रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने या घटने से पानी के गुण भी बदल सकते हैं। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि किसी निश्चित स्थान से पानी कितना भारी है। जल का घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है। अब बात करते हैं श्यानता की। श्यानता का मतलब है कि पानी कितनी आसानी से बहता है। यदि श्यानता अधिक होगी तो पानी का बहाव धीमा होगा और यदि कम होगी तो पानी तेजी से बहेगा। सतही तनाव, जल के
एक और महत्वपूर्ण गुण है सतही तनाव। इसी के कारण पानी की बूंदें गोल आकार की बनती है। विद्युत चालकता, अगर पानी में घुले हुए लवण यानी नमक अधिक होंगे तो वह बिजली का बेहतर संचालन करेंगे। इसीलिए विद्युत चालकता से पानी में घुले लवणों का पता लगाया जा सकता है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, घरेलू जल उपचार प्रणाली की व्याख्या कीजिए। घरेलू जल उपचार प्रणाली का उद्देश्य पीने योग्य सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। इसमें उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण और घरेलू फिल्टर शामिल होते हैं। उबालने से जीवाणु नष्ट होते हैं, निस्यंदन से गंदगी हटती है, क्लोरीन रोगजनकों को मारता है, आरओ और यूवी प्रणालियाँ घुलित लवण और सूक्ष्म जीव हटाती है। सही रखरखाव आवश्यक है। स्वच्छ जल स्वास्थ्य जोखिम घटाता है और परिवार की सुरक्षा बढ़ाता है। नियमित परीक्षण, साफ भंडारण और स्वच्छ बर्तन उपयोग जरूरी है। कम लागत विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। सुलभ, विश्वसनीय, स्थानीय तकनीक, प्रशिक्षण, जागरूकता, समर्थन, रखरखाव, आपूर्ति, निरंतर पानी गुणवत्ता सुधार लाभ देता है। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। घरेलू जल उपचार प्रणाली क्या है? घरेलू जल उपचार प्रणाली का मतलब है कि घर में पानी को पीने योग्य और सुरक्षित कैसे बनाया जाता है, यानी ऐसा पानी जिसे पीने से हम बीमार ना पड़ें। अब जानते हैं कि घर में पानी को शुद्ध करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला, उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण और घरेलू फिल्टर शामिल होते हैं। उबालना, सबसे पहला तरीका है पानी को उबालना। जब हम पानी को अच्छी तरह उबालते हैं तो उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा तरीका है निस्यंदन यानी फिल्टर करना। इसमें पानी में मौजूद धूल, मिट्टी और गंदगी अलग हो जाती है और पानी साफ हो जाता है। तीसरा, क्लोरीनीकरण। तीसरा तरीका है क्लोरीनीकरण। इसमें पानी में थोड़ी मात्रा में क्लोरीन मिलाई जाती है जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को मार देती है। और चौथा तरीका है फिल्टर यानी आरओ और यूवी फिल्टर। आजकल घरों में आरओ और यूवी फिल्टर भी लगाए जाते हैं। आरओ पानी में घुले हुए लवण और अशुद्धियां हटाता है, जबकि यूवी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, जल विज्ञान को परिभाषित कीजिए। स्वच्छ चित्र की सहायता से जल चक्र की व्याख्या कीजिए। जल विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति, वितरण, गति और उपयोग का अध्ययन किया गया है। इसमें वर्षा, बहाव, भूजल और वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की ऊष्मा से समुद्र, नदी और झीलों का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। यह वाष्प संघनित होकर बादल बनाता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। वर्षा का जल कुछ भाग नदियों में बहता है और कुछ भूमि में समा जाता है, जिसे भूजल बनता है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, अंतःस्यंदन को परिभाषित कीजिए। अंतःस्यंदन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक लिखिए। अंतःस्यंदन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा का जल भूमि की सतह से होकर मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया भूजल के पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतःस्यंदन को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मिट्टी की बनावट, मिट्टी की नमी, भूमि की ढाल, वनस्पति आवरण और वर्षा की तीव्रता। रेतीली मिट्टी में अंतःस्यंदन अधिक होता है, जबकि चिकनी मिट्टी में कम होता है। यदि भूमि पर घास या पेड़ पौधे हो तो जल का प्रवेश बढ़ जाता है। अधिक वर्षा होने पर अंतःस्यंदन की दर घट सकती है। फिर प्रश्न नंबर 11, जल के प्रमुख भौतिक गुणों की चर्चा कीजिए। जल के भौतिक गुण वे गुण हैं जिन्हें बिना रासायनिक परिवर्तन के महसूस किया जा सकता है।
जल सामान्यतः रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल की सतही तनाव क्षमता अधिक होती है, जिससे छोटे जीव जल की सतह पर चल पाते हैं। जल में ऊष्मा धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान संतुलित रहता है। जल अच्छा विलायक है, इसलिए अनेक पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। इसकी पारदर्शिता सूर्य प्रकाश को भीतर जाने देती है, जो जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन है, रुद्धोष्म शीतलन क्या है? रुद्धोष्म शीतलन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु ऊपर उठते समय बिना ऊष्मा का आदान प्रदान किए ठंडी हो जाती है। जब वायु ऊपर की ओर बढ़ती है तो दाब कम होने के कारण उसका प्रसार होता है और तापमान घट जाता है। इसी प्रक्रिया में भारी वातावरण से कोई ऊष्मा नहीं मिलती। रुद्धोष्म शीतलन के कारण वायु में नमी संघनित होकर बादल बनाती है। यही प्रक्रिया वर्षा और बादल निर्माण में सहायक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण यह शीतलन होता है। यह मौसम विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि रुद्धोष्म शीतलन क्या है। तो रुद्धोष्म शीतलन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा ऊपर उठते समय बिना बाहरी वातावरण से ऊष्मा लिए या दिए ठंडी हो जाती है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है। दबाव कम होने के कारण हवा फैलने लगती है और फैलने से उसका तापमान अपने आप कम हो जाता है, यानी हवा ठंडी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को रुद्धोष्म शीतलन कहते हैं। अब हमारा 13th क्वेश्चन है, अवनमन भंडारण क्या है? अवनमन भंडारण वह जल भंडारण है जिसमें वर्षा या बहाव का जल भूमि की सतह के नीचे जमा हो जाता है। यह जल मिट्टी और चट्टानों के बीच रिक्त स्थानों में संग्रहित रहता है। अवनमन भंडारण भूजल का मुख्य स्रोत है। इससे कुओं, नलकूपों और झरनों को जल मिलता है। यह प्रक्रिया वर्षा की मात्रा, मिट्टी की संरचना और भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। अधिक अवनमन भंडारण से जल संकट कम होता है। यदि भूमि पर पक्की सतहें अधिक हो तो अवनमन भंडारण घट जाता है। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि अवनमन भंडारण क्या है। अवनमन भंडारण वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा या बहाव का पानी जमीन के अंदर चला जाता है और मिट्टी तथा चट्टानों के बीच खाली जगहों में जमा हो जाता है। इसे और आसान भाषा में समझिए। जब बारिश होती है तो सारा पानी नदियों में नहीं बहता। कुछ पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है और वही जमा हो जाता है। इसी को अवनमन भंडारण कहते हैं। फिर हमारा 14th क्वेश्चन है, औद्योगिक कचरा क्या है? औद्योगिक कचरा वह अपशिष्ट पदार्थ है जो उद्योगों से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलता है। इसमें ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्ट शामिल होते हैं। यह कचरा कारखानों, रसायन उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलता है। औद्योगिक कचरे में हानिकारक रसायन और भारी धातुएं हो सकती है जो जल, मिट्टी और वायु को प्रदूषित करती है। यदि इसे बिना उपचार के जल स्रोतों में छोड़ा जाए तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक कचरे का सही प्रबंधन, उपचार आवश्यक होता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि औद्योगिक कचरा क्या है। औद्योगिक कचरा जब किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनाया जाता है तो उसके साथ कुछ बेकार पदार्थ भी निकाले जाते हैं। इन्हें बेकार पदार्थों को औद्योगिक कचरा कहते हैं। औद्योगिक कचरे के प्रकार हैं जैसे ठोस कचरा, तरल कचरा, गैसीय कचरा। फिर हमारा 15th क्वेश्चन है, जैव बालू छनक क्या है? जैव बालू छनक एक सरल घरेलू जल शोधन प्रणाली है जिसका उपयोग पीने के जल को साफ करने के लिए किया जाता है।
इसमें रेत, बजरी और पानी की परतें होती है। इसके ऊपरी भाग में जैविक परत बन जाती है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। जब पानी इस छनक से होकर गुजरता है तो गंदगी, जीवाणु और कण रुक जाते हैं। यह प्रणाली बिजली रहित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है। जैव बालू छनक सस्ता, टिकाऊ और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक माना जाता है। जैव बालू छनक क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह एक ऐसा फिल्टर होता है जिसमें रेत, बजरी और पानी की परतें होती है। सबसे ऊपर एक जैविक परत बन जाती है जो पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करती है। जब गंदा पानी इस फिल्टर से होकर गुजरता है तो उसमें मौजूद गंदगी, छोटे छोटे कण और कई प्रकार के जीवाणु रुक जाते हैं। इसी तरह हमें साफ और सुरक्षित पानी मिलता है। इसी को जैव बालू छनक कहा जाता है। फिर हमारा 16th क्वेश्चन है सांद्रता समय। सांद्रता समय वह समय है जिसमें किसी जल निकाय में छोड़ा गया प्रदूषक किसी निश्चित स्थान तक पहुंचता है। यह जल की गति, नदी की लंबाई और बहाव की दिशा पर निर्भर करता है। तेज बहाव वाली नदियों में सांद्रता समय कम होता है जबकि धीमी धाराओं में अधिक। जल निकाय में जल स्तर, तापमान और वायुवीय गतिविधियां भी इसी समय को प्रभावित करती हैं। सांद्रता समय का अध्ययन जल प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और जल गुणवत्ता निगरानी में महत्वपूर्ण है। इससे पानी की सुरक्षा और संसाधनों का उचित प्रबंधन संभव होता है। सांद्रता समय को आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी नदी में एक जगह गंदा पानी छोड़ा गया। वह गंदा पानी बहते बहते दूसरी जगह तक पहुंचने में जितना समय लेता है उसी समय को सांद्रता समय कहते हैं। फिर हमारा 17th क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात महासागर के गर्म जल पर बनता है। इसमें वायु दाब कम होता है और हवा तेज गति से घूर्णन करती है। यह तूफान, भारी वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र में उच्छ्वास पैदा करता है। इसकी आंख केंद्र में शांत होती है और चारों ओर तूफानी क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्र का गर्म पानी और वायुमंडलीय नमी इसकी तीव्रता बढ़ाते हैं। यह घटना मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन में विशेष अध्ययन का विषय है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले समझिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है। जब समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है तो गर्म और नम हवा ऊपर उठने लगती है। इससे कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। फिर चारों ओर की हवाएं तेजी से उस स्थान की ओर घूमते हुए आती है और एक बड़ा तूफान बन जाता है। इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। फिर हमारा 18th क्वेश्चन है स्थल प्रवाह। स्थल प्रवाह वह जल है जो वर्षा के बाद भूमि की सतह पर बहता है और नदियों, नालों और झीलों में पहुंचता है। इसे सतही बहाव भी कहते हैं। स्थल प्रवाह की मात्रा, वर्षा की तीव्रता, भूमि की ढाल, मिट्टी की बनावट और वनस्पति आवरण पर निर्भर करती है। सतही ढलान अधिक होने पर जल तेजी से बहता है और कम अवनमन होता है। स्थल प्रवाह नदियों का जल स्तर बनाए रखता है, सिंचाई और जल संचयन में मदद करता है। यह बाढ़ और मिट्टी की कटाव में भी प्रभाव डालता है। तो चलिए स्थल प्रवाह को आसान भाषा में समझाती हूँ। जब बारिश होती है तो सारा पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता, कुछ पानी ज़मीन के ऊपर ऊपर बहने लगता है। यही बहता हुआ पानी स्थल प्रवाह कहलाता है। फिर हमारा 19th क्वेश्चन है कृषिय कचरा। कृषिय कचरा खेतों में उत्पादित अपशिष्ट है जैसे फसल अवशेष, पुआल, पत्ते और भूसा। इसे जल स्रोतों या मिट्टी में सही तरीके से ना डालने पर प्रदूषण फैलता है। यही
सही प्रबंधन से इसे कंपोस्ट या जैविक खाद में बदला जा सकता है। कृषि कचरा नदियों और जलाशयों में गिरने पर जल गुणवत्ता खराब करता है और जल जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसके निपटान के लिए फसल अवशेष जलाना कम करना और जैव उर्वरक में परिवर्तित करना ज़रूरी है। तो समझते हैं कि कृषि कचरा क्या है। कृषि कचरा वह अपशिष्ट होता है जो खेती के दौरान या फसल कटने के बाद बच जाता है, जैसे फसल के अवशेष, पुआल, पत्ते और भूसा। इसे आसान भाषा में समझते हैं, जब किसान फसल काटते हैं तो कुछ हिस्सा काम का होता है और कुछ बेकार बच जाता है। यही बचा हुआ हिस्सा कृषि कचरा कहलाता है। फिर हमारा 20th क्वेश्चन है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता वह क्षमता है जिससे जल विद्युत धारा को पारित कर सकता है। यह जल में घुले लवण और आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिक लवण होने पर चालकता अधिक होती है। यह जल गुणवत्ता और प्रदूषण स्तर का संकेत देती है। नदी, झील या कुएं के पानी में विद्युत चालकता मापन से खनिज और रासायनिक तत्वों की जानकारी मिलती है। इसे सीमेंस प्रति मीटर या माइक्रो सीमेंस में मापा जाता है। उच्च चालकता अस्वस्थ जल का संकेत हो सकती है। तो चलिए समझते हैं वैद्युत चालकता क्या है। वैद्युत चालकता वह क्षमता है जिससे जल विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने देता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर पानी में नमक या दूसरे खनिज घुले हुए होंगे तो वह बिजली को ज़्यादा आसानी से प्रवाहित करेगा। इसलिए जिस पानी में घुले हुए लवण अधिक होते हैं उसकी वैद्युत चालकता भी अधिक होती है। इसे वैद्युत चालकता कहते हैं। फिर हमारा 21th क्वेश्चन द्रव चालित संवाहकता यानी चालकता। द्रव चालित संवाहकता वह माप है जिससे जल में आयनों का प्रवाह ज्ञात किया जाता है। यह जल की विद्युत चालकता और खनिजों की उपस्थिति में संबंधित है। उच्च द्रव चालित संवाहकता वाले जल में घुले लवण अधिक होते हैं। यह जल की गुणवत्ता औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होती है। नदियाँ, झील और भूजल स्रोतों में इसका मापन प्रदूषण और जल संरचना के अध्ययन में किया जाता है। इसके अध्ययन से जल उपचार और जल प्रबंधन के उपाय तय किए जाते हैं। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि द्रव चालित संवाहकता होता क्या है। द्रव चालित संवाहकता वह माप है जिससे वह पता चलता है कि पानी में मौजूद आयन कितनी आसानी से विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है। इसे और आसान भाषा में समझिए। अगर पानी में नमक, खनिज या अन्य घुले हुए पदार्थ ज़्यादा होंगे तो बिजली का प्रवाह भी ज़्यादा होगा, यानी पानी की द्रव चालित संवाहकता अधिक होगी। इसे द्रव चालित संवाहकता कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस टॉपिक को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको पढ़ाई में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।